नमस्कार दोस्तों। आज के बिग इश्यू में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में मदरसों की डिग्रियां अब नहीं रहेंगी? क्या वो अब मान्य नहीं रहेंगी कि उनको खत्म कर दिया गया है? क्या ये एक शिक्षा का सुधार है या एक राजनीतिक स्टंट है, जैसा कि इस समय चल रहा है, या कोई संवैधानिक बदलाव है? बताइए। ये क्या अल्पसंख्यकों के अधिकार, संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित कुछ प्रक्रिया है? आज हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे बिग इशू एक्सप्लेन में, और समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सभी के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग इसमें बने रहिएगा और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें हर पहलू को मैं गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम जो देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है कुछ और भी चीजें उसमें शामिल हों, क्योंकि हमेशा एक ही नजरिए से सारी चीजों को नहीं देखना चाहिए। या हो सकता है कि जैसा नजरिया है वैसा ही दिखता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और लोगों तक पहुंचा दीजिए जिससे कि उन तक सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए, मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ में बिग इशू एक्सप्लेन में आज चर्चा कर रहा हूं मदरसों की डिग्री के खत्म होने के मुद्दे पर। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी मैटर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या कोई और भी टॉपिक चाहिए, तो मुझे फटाफट मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके, और मुझे यहां इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बेहतर रहेगा, दोनों जगह कर लीजिए। और चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर आज का मुद्दा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि 4 अगस्त को, यानी कि जस्ट 2 दिन पहले, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो हमारे योगी कैबिनेट हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का, कि भाई इसको संशोधित किया जाए। ठीक है भाई। इस संशोधन के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब केवल और केवल 12वीं तक की पढ़ाई होगी। उससे ऊपर की पढ़ाई और उसकी डिग्रियां मान्य नहीं रहेंगी। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां होती हैं वो मान्य नहीं रहेंगी। यह ध्यान रखना। यानी कि उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और जो सबसे मजेदार चीज एक और भी है, जो इससे पहले जो डिग्री दी जा चुकी हैं वो भी मान्य नहीं रहेंगी, उनको भी निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सोचिए, डबल। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, छोटा नहीं है। कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री ले रखी है उनकी भी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी, जो सालों उन्होंने वहां गुजारे हैं। आखिर इसके पीछे सब मुद्दा क्या है, किस तरीके का है? तो ये दो चीजें हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन होगा। अब मदरसा केवल 12वीं तक की, यानी कि स्कूल तक की शिक्षा को मान्यता दी जाएगी, और उसके ऊपर की स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां जो हैं अब तत्काल रूप से समाप्त हो जाएंगी, और पहले जो दी जा चुकी है वो भी खत्म कर दी जाएंगी। अब इसमें कंडीशन क्या होती है इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, पहले तो ये समझने की कोशिश करना कि डिग्री यहां पर कौन कौन सी होती है, किस किस तरह की होती है, क्या क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। ओके। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है पहली, जिसे हम कहते हैं आलिम की डिग्री। आलिम होती है जो आपके 10 से लेकर के 12वीं तक की होती है। 12वीं तक की आलिम की डिग्री होती है ये। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन की कामिल। ये रही। आलिम 10वीं तक की है। कामिल होती है आपकी ग्रेजुएशन की, उसके समकक्ष होती है। और तीसरी होती है फाजिल, पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये रही। तो इन दोनों को, कामिल को और फाजिल को, दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। यह आपको समझ लेना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर इससे होगा क्या, किस तरीके से होगा, क्योंकि ये सभी परीक्षाएं बोर्ड करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और डिग्री भी होती है, डिप्लोमा होता है जिसे कारी कहते हैं, जो कुरान की विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उसको भी याद कर लीजिएगा, कारी। ये डिप्लोमा है, कारी का डिप्लोमा है जो कुरान की विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ है।
तो 4 चीज़ें आपको जानने को मिली, आलिम, कामिल, फाज़िल और बारी। ये तो आपकी सारी चीज़ें हैं। बल्कि अब बात आती है कि ऐसा कैसे होगा, किस तरीके से होगा? उन्होंने कहा कि देखिए, ऊपर की जो बड़ी जो डिग्रियाँ हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल की हैं और जो 10th क्लास तक की जो डिग्री है या 12th क्लास तक की जो डिग्री है एक तरीके से, वो आपका बोर्ड परीक्षा इसको आयोजित करती है और ये राज्य के अधीन आती है। अब इसमें सरकार ने क्या-क्या फैसला दिया, क्या-क्या नहीं दिया, इसको हमें जानना चाहिए। सरकार के फैसले के 4 प्रमुख पहलू हैं, जो हमको जानना चाहिए। देखिए, पहला उन्होंने कहा है कि ये फैसले जो हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं, कुछ मुद्दे हैं। उन्होंने कहा देखिए, उच्च शिक्षा की डिग्रियाँ देने और मानक तय करने का अधिकार केंद्र यानी कि यूजीसी के पास है, राज्य मदरसा बोर्ड के पास नहीं है, पहली बात। और उन्होंने कहा कि हम ये जो फैसला कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कर रहे हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। क्योंकि हायर एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आती, केंद्र सरकार और यूजीसी के अधीन आती हैं। राज्य सरकार का मदरसा बोर्ड इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पहला तो ये रहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने बताया। ये रहा। दूसरा शिक्षा प्रणाली, दूसरा डिग्री डिग्री की समकक्षता। मदरसा बोर्ड द्वारा एक तरफा रूप से डिग्रियों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष मानना यूजीसी नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि अगर मदरसा बोर्ड ये डिग्रियां दे रहा है तो यूजीसी के नियम जो यूनिवर्सिटीज पर ग्रांट कमीशन के तौर पर काम करता है, उसका कंट्रोल है, उसके पर अधिकारों को चुनौती है एक तरीके से, यानी कि उसके समकक्ष मान लिया जाएगा इसको। ठीक है ना? जबकि यूजीसी के पास पूरा का पूरा अधिकार है, मदरसा एक्ट में यह अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तीसरा, सबसे बड़ी इससे शिक्षा प्रणाली में क्या होगा? इस बदलाव के बाद मदरसा बोर्ड अन्य राज्य शिक्षा बोर्डों की तरह केवल स्कूली स्तर तक के सीमित हो जाएगा। ऊपर की डिग्री के लिए यूजीसी के पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी। और रोजगार प्रभाव, कामिल फाजिल डिग्रियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में बनी अनिश्चितता दूर करना, क्योंकि इस तरह की डिग्री से कंडीशन ये होती है कि कोई भी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई भी मुद्दा खड़ा ना हो, उनको रोजगार मिले। लेकिन ये बात आज की है। सबसे पहले चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। इसका बैकग्राउंड भी तो हमको जानना चाहिए कि आखिर कहां से, कैसे, किस तरह की चीजें उभर के सामने आई, किस तरह से चीजें बनी। तो एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि हमारी जो धार्मिक शिक्षा है, मदरसा शिक्षा है, मध्यकाल से चली आ रही है, जिसमें भाषा, तर्कशास्त्र, चिकित्सा इत्यादि की सारी चीजें मध्यकाल से चली आ रही थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनके अपने शिक्षा के केंद्र होते थे और सारी चीजें होती थी। और जब बाद में जाकर के हमारा भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश में 1975 में मदरसा शिक्षा नियमित करने के लिए पहले बोर्ड की स्थापना की गई कि भाई चलो ये काम करते हैं, इनके लिए अलग से एक शिक्षा बोर्ड बना देते हैं। तो इस तरीके से मदरसा बोर्ड जो है उसकी व्यवस्था बनाई गई सबसे पहले 1975 में, प्रॉपर तरीके से। बाद में 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम के माध्यम से इसको विधिवत रूप दिया गया, यानी कि विधायी रूप दिया गया 2004 में। ये ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से कि भाई एक बाकायदा परिषद अधिनियम पारित कर देते हैं। इसका मकसद ये था कि भाई मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनका एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनकी एक परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, उनका प्रमाणीकरण होना चाहिए, ताकि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों से भी वो जुड़ सकें। और समय-समय पर इसी को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों में ने मदरसा के आधुनिकीकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई, जिसकी वजह से मदरसा में विज्ञान हुआ, गणित हुआ, अंग्रेजी है, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने का मौका मिला। लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर की डिग्रियों को लेकर के विवाद हमेशा बना रहा और यही विवाद अंततः अदालत में पहुँच गया। ठीक है ना? और अदालत में जब पहुँचा तो मामला है 2024 की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा के प्रावधानों पर रोक लगा दी। ये रही। बात समझना? बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने रोक लगा दी कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और बाद में जाकर के योगी कैबिनेट ने उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का कंसेप्ट ला दिया। अब ये
कैसे विवाद का मुद्दा है, किस तरीके से, अब इसके हम संवैधानिक पहलू को भी जानने की कोशिश करें। संवैधानिक ढांचा क्या कहता है? देखिए, भारत की संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर अल्पसंख्यकों की अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। ये रहा, ठीक है ना? अनुच्छेद 30 कहता है कि उन्हें अपने शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो उनको अपनी भाषा, जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि है या अपनी संस्कृति, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को लेकर के, और ये उनके शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को लेकर के है। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों आर्टिकल प्रॉपर याद होना चाहिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और किसी भी एग्जाम के लिए। अब बात आती है कि यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। अनुच्छेद 30 पर राज्य को गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया, उनका मानक तय करने से नहीं रोकता कि ठीक है भाई आप कर लीजिए, लेकिन क्वालिटी क्या होगी, किस तरीके से होगी, ये स्टेट डिफाइन करेगा। आप नहीं करोगे। आप चला सकते हो, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये राज्य के अधिकार में है, बशर्ते संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट ना हो। ठीक है ना? यानी कि उसका माइनॉरिटी जो स्टेटस है, वो बने रहना चाहिए, उसका नेचर है वो बने रहना चाहिए। बाकी दिशा निर्देश राज्य सरकार दे सकती है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं, कुल मिलाकर के। और इसमें एक चीज और भी है, वो चीज इसमें और ध्यान रखिए, शक्तियों का टकराव, संवर्ती सूची बनाम संघ सूची का मुद्दा भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है ना? ये रहा। और दूसरी, संघ सूची प्रविष्टि संख्या नंबर 66, यूनियन लिस्ट एंट्री, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय करना, निर्धारण करना केवल केंद्र सरकार का एकाधिकार है। यानी कि उसमें देखा जाए, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार से लेकर के सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ये दो चीजें आ गई। संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, शिक्षा उसमें आता है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों के लेकर के सारी बात आपके केंद्र सूची के विषय में है। कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर हायर एजुकेशन, यह संघ सूची का विषय है। ठीक है ना? उसकी प्रविष्टि संख्या 66, और यह केंद्र सरकार का विषय है। और यहीं पर मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल जैसी जो डिग्रियां हैं, वो यूजीसी अधिनियम से टकराती हैं। यह संभव ही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 22 मार्च 2024 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला था कि पूरे मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया कि भाई ये असंवैधानिक है। ठीक है ना? ये फैसला आया था 22 मार्च 2024 में। फिर 5 अप्रैल 2024 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया और हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी कि भाई इस पर रोक लगा दीजिए, ये ऐसे नहीं होगा। उस समय इसके जो अध्यक्षता थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उस समय मुख्य न्यायाधीश आपके डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, 3 जजों की बेंच थी। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड जो है पूरी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, उसे अनुच्छेद 30 के तहत मदरसे स्थापित करने का अधिकार है। इसलिए हाईकोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कामिल और फाजिल जैसी उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करती है। ध्यान रखना, ये रही कि भाई पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला वो गलत है, और कंडीशन ये है कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 30 है, वो आपके मदरसों की स्थापना करने का अधिकार देती है। ठीक है, लेकिन इसमें उच्च शिक्षा की जो डिग्री का प्रावधान है, वो यूजीसी के अधिनियम से टकराती है, वो आपके बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। ध्यान रखना। इसलिए कोर्ट ने एक संतुलित फैसला अपनाया कि उच्च शिक्षा की डिग्री वाला जो प्रावधान है, वो निर्धारित करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को, यूजीसी को है, जिसकी वजह से अभी जो प्रस्ताव आया है, और इसी को सही मायने में लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसी को उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। बाकी बोले कि बोर्ड जो काम कर रहा है 10+2 लेवल तक, वो अपना चला सकता है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा पर यह काम नहीं होगा कुल मिलाकर के। तो यह है आपका कंसेप्ट। यानी कि 2024 का जो कंसेप्ट था, क्या बरकरार रहा?
संवैधानिक मदरसा एक्ट 2004 पूरी तरह से असंवैधानिक नहीं है। उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत मदरसा स्थापित करने का अधिकार है। हाई कोर्ट को एक तरीके से इसे रद्द करना गलत था। अब रद्द क्या हुआ था? एक्ट का अब उन्होंने जो कहा वो क्या है कि रद्द केवल उतना हिस्सा होता है कि कामिल और फाजिल की डिग्री देने वाली जो प्रावधान है वो कैंसिल होता है, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन है, ये उसमें जाएगा। इस तरीके से फैसला हुआ। यानी कि फैसले के दो पक्ष हैं। सरकार का पक्ष है, अब जो कह रही है कि हम कामिल और फाजिल की डिग्री खत्म कर रहे हैं, ये कानूनी अनुपालन और स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा पालन कर रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था का मानकीकरण होगा। उच्च शिक्षा की डिग्री से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही देंगे, अन्य कोई नहीं देगा। अब चिंता का विषय यह है कि छात्रों के भविष्य को लेकर के, जिन छात्रों ने बरसों मेहनत करके ये डिग्री हासिल की हैं, उनका भविष्य अधर में है। उन युवाओं के लिए वैकल्पिक उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है, जो ऑलरेडी डिग्री ले चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? अब इस पर आप लोग राय बताइए कि क्या होना चाहिए? क्या सरकार बिल्कुल सही कर रही है? क्या सरकार को जो पहले डिग्री दी जा चुकी है, उनको रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा है, ये आप बताइए। मैं आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा इसमें। क्या होना चाहिए? क्या संभावित समाधान हो सकता है? क्या ये फैसला सही है? क्या सरकार का डिसीज़न सही है कि पुरानी डिग्रियाँ भी रद्द कर दी जाएँ? अब इससे उनके जो युवा हैं, जो डिग्री ले चुके हैं, उनके भविष्य पर क्या प्रश्न होगा? इसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताइएगा। तो कोर सिंथेसिस ये है कि स्वायत्तता और गुणवत्ता के बीच संतुलन, उस पूरे विवाद का सार एक ही है कि संवैधानिक चुनौती में छिपा है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता अनुच्छेद 30 और राज्य की विनियामक शक्ति शिक्षा की गुणवत्ता के बीच सही संतुलन खोजना। असली सफलता तब है जब संवैधानिक अधिकारों की रक्षा भी हो और शिक्षा के मानक भी ऊंचे हों और लाखों छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। लेकिन कैसे, ये आप बताएंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी इस क्लास की पीपीटी के लिए मुझे यहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम पर।